हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रैक्टिस पेपर मार्च 2000, विषय विज्ञान। इसमें हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पोर्शन इकट्ठे आते हैं दोस्तों। और यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। एग्जाम से पहले आपको ये भी पढ़नी जरूरी होती हैं। सेक्शन ए, ये फिजिक्स का सेक्शन है, भौतिकी का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में काम नहीं लाया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। जल यानी कि वाटर, कांच यानी कि ग्लास, प्लास्टिक और मिट्टी। देखिए, मिट्टी में से हम आर पार नहीं देख सकते, बाकी सब चीजों में से हम आर पार देख सकते हैं, तो मिट्टी का हम यूज एज ए लेंस नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी एल्यूमिनियम के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए तो उस तार की प्रतिरोधकता क्या होगी। क्या फर्क पड़ेगा ये बताना है। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एन एल्यूमिनियम वायर इज डबल्ड द लेंथ रिमेन सेम, इस रेजिस्टिविटी विल रिमेन। अब प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों में अंतर होता है, आपने ये ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे प्रतिरोधकता पूछा है तो उस पर कोई फर्क इससे नहीं पड़ता, उतनी ही रहेगी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को डैश कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चेंज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको। विद्युत धारा। क्या बोलते हैं। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है। नेम द फिनोमिना ऑन विच फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज बेस्ड। क्या होता है ये। प्रकाश का विक्षेपण। क्या होता है। प्रकाश का विक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हमें केस स्टडी के जो क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं। और यहाँ पे अभिकथन क्या है। दीर्घ दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। बिल्कुल ठीक बात है ये। इन hypermetropia a person can see the distant object clearly but cannot see the nearby object clearly। कारण क्या है इसका। दीर्घ दृष्टि दोष की को उचित क्षमता के लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। बात तो ये ठीक है, परंतु एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ये नहीं है। अब ऑप्शन में देखिए हमें क्या चुनना होता है। ऑप्शन ए क्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, बट यहां पर ऐसा नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हम यहां नहीं चुन सकते। ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल दोनों सही हैं, पर आर ए की व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन बी आंसर के रूप में हमें यहां चुनना होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। जब कभी असर्शन या रीजन उनमें से फॉल्स हो तब आपने ऑप्शन इनमें से चुनने होते हैं। देखिए यहाँ पे रीजन फॉल्स बताया हुआ है और यहाँ पे असर्शन फॉल्स बताया हुआ है, तो इसका आंसर क्या है। ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। अब जो प्लैनेट्स होते हैं उनका डिस्टेंस अर्थ से काफी कम होता है, उनकी दूरी काफी कम होती है और दूरी कम होने के कारण वो कम अपवर्तन कर पाते हैं, उनके प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता और अब का प्रकाश का अपवर्तन ना होने के कारण वो हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते।
ठीक है ना। जबकि ग्रह जो है ज्यादा दूरी पर है और उनका प्रकाश पृथ्वी तक आने पर बहुत से माध्यमों से गुजरता है, जिस कारण वो वहां से उनका अपवर्तन होता है और अपवर्तन के कारण हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, इसको लिख भी देता हूं मैं एक बार। देखिए, ग्रहों से पृथ्वी की दूरी काफी कम है, दूरी में बड़े की मात्रा आएगी। ग्रह प्रकाश के भंडार होते हैं, जो प्रकाश किरणें ग्रहों से आती हैं उनमें अपवर्तन नहीं होता है। निकटता व प्रकाश का भंडार होने के साथ साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, अतः वे टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड अर्थ इज क्वाइट स्मॉल। Planets are the reservoirs of light. The light rays come from the planets, do not undergo reflection due to their proximity and the presence of reservoir of light. Their position does not change, so they do not appear to twinkle. Is it clear? नेक्स्ट देखते हैं। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। कितनी विद्युत धारा लेती है? 5 एम्पियर। ठीक है, और विद्युत मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए। 2 घंटे में मोटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा भी परिकलित कीजिए। बहुत इजी प्रश्न है। एन इलेक्ट्रिक मोटर्स टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। डिटरमिन द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। देखिए, अगर आप इतना काम भी लिखते हो कि V कितना है, विभवांतर कितना है, वो दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, और करंट कितना है I, दैट इज 5 एम्पियर। ठीक, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पावर निकाल लेते हैं। मोटर की पावर कितनी है? पावर का फार्मूला क्या है? V इंटू आई। 220 इंटू 5, दैट इज 1100 वाट। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या निकालना, एनर्जी, दैट इज P इंटू टी। पावर इंटू टाइम, कितने टाइम में कितनी पावर यूज हुई, वो क्या होती है? एनर्जी। 1100 इंटू 2, दैट इज 2200 वाट आर। ठीक है, अगर इसको यूनिट्स में चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.2 यूनिट। ठीक, और अगर उसके बाद हमने जूल में चेंज करना, तो आपको पता होना चाहिए जूल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम। 36 लाख जूल होते हैं ना, तो क्या करेंगे? 3.6 इंटू 10⁻⁶ ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लो। 22 × 132, 2 हासिल लगा 13, 66 और 13 79, 1 2, 7.92 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, दोनों में आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर इन्होंने जूल में नहीं कहा है, इसलिए आप इसको यूनिट्स तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के अथवा में दिया है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है आपके पास, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन यही दिया गया था। ठीक है ना, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या बताया हमने? किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और इसका सूत्र क्या है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट किसके बराबर होता है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, और मात्रक क्या होते हैं इसके? अभी ऊपर लिखे हैं हमने, एम्पियर। यहाँ लिख भी दिया है, उसको ए से प्रदर्शित करते हैं। दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चेंज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। और प्रदर्शित कैसे करते हैं इसको? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, और फार्मूला इसका ये हो गया, और इसके यूनिट्स क्या है? एम्पियर। क्या यूनिट्स है इसके? एम्पियर। यहाँ पर आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। क्यू क्या है? विद्युत आवेश, जिसे हम कह देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और टी क्या है? टाइम। टी क्या है यहाँ पर? टाइम। ध्यान रहेगा ना, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये क्या है? इलेक्ट टाइम। ठीक है, एम्पियर से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? बिल्कुल सिंपल, एमीटर से। किससे मापते हैं? एमीटर से। इस यंत्र को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं इसको?
श्रेणी क्रम में। ध्यान रखना है, इस यंत्र को किस संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं? इसका संकेत क्या होता है? ए। क्या होता है इसका संकेत? ए। इस प्रकार लिखते हैं इसको, ठीक है ना। इसको मीटर बोलते हैं इसको, और सीरीज में इसको जोड़ा जाता है और प्रदर्शित कैसे किया जाता है? जैसे सर्कल के बीच में ए डाल के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1 एम्पियर को परिभाषित करें। डिफाइन 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर क्या होता है? एम्पियर अभी हमने आपको बताया था, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 C/1 सेकेंड, ठीक है ना। I = Q/T बताया था अभी, ठीक। यानी कि विद्युत धारा अगर 1 एम्पियर है तो 1 कूलाम 1 सेकेंड, यानी कि 1 कूलाम आवेश को ले जाने के लिए 1 सेकेंड अगर समय लगे तो विद्युत धारा 1 एम्पियर कही जाएगी। किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। द करंट flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge flow through in 1 second, ठीक है। देखिए यहां पर क्या बोला इसने, किसी धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। क्या होता है कि किसी जो विद्युत धारावाही जो वृत्ताकार पाश होता है उसके जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चार सभी बिंदुओं पर होता है, एक तो, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, प्रत्येक बिंदुओं के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी मात्रा भी समान होती है। जैसे जैसे हम तार से दूर जाएंगे उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे दूर जाएंगे क्या होगा, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा, उसका चुंबकीय प्रभाव कम हो जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक बिंदु के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्रीय वृत्तों का आकार भी उससे बड़ा होता चला। जैसे जैसे दूर जाएंगे उसके वृत्त जो है वो बड़े होते। अब यहाँ देखिए, जैसे जैसे हम यहाँ इससे दूर जाएंगे ये जो सर्कल है ये बड़े होते चले जाएंगे। सर्कल जो है ये क्या होंगे? बड़े होते चले जाएंगे। कई बार ये चित्र ऐसे ही पूछ लेते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना, इन वृहत वृत्तों के चाप सरल रेखाओं के समान लगने लगते हैं। जैसे जैसे हम इसके सेंटर में आएंगे ये कैसे लगेंगे? जैसे सीधी रेखाएं हों। कैसे लगेंगे? जैसे सीधी रेखाएं हों, जो केंद्र पर सरल रेखाओं के समान नजर आते हैं, ठीक है। और आपने क्या ध्यान रखना, तार के प्रत्येक भाग में, यहाँ जो तार है इसके प्रत्येक भाग में जो लूप के भीतर है चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में होता है, ठीक है ना। ये देख रहे हो, ये सारे एरोज एक ही तरफ लगे हुए हैं, यूं ही जाएंगे सारे ये, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की ओर जो है ये चलते हैं, नीचे को ऐसे चलेंगे नॉर्थ से साउथ की ओर। यहाँ एन लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ लिख भी दिया, किसी धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर जब किसी वृत्ताकार पाश में धारा प्रवाहित तो की जाती है तो उसके प्रत्येक बिंदु के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर जैसे जैसे हम तार से दूर हटेंगे उसके प्रत्येक बिंदु के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले जो वृत्तों का आकार है वो बड़ा होता जाएगा। और जैसे ही हम वृत्ताकार लूप के केंद्र पर पहुंचेंगे तो ये चाप जो है वो सरल रेखाओं में परिवर्तित हो जाती हैं और तार के प्रत्येक बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं जो केंद्र पर सरल रेखाओं के समान लगती हैं। तार के प्रत्येक भाग के योगदान के कारण लूप के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में प्रतीत होती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप इसको नोट करें और याद करें, ठीक है। देखिए इसके अथवा में ये अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्य रूप से उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम बताओ और उनके कार्य बताओ। कौन कौन से होते हैं सुरक्षा उपाय? भूसंपर्क तार, ठीक है, और एमसीबी आजकल चल रही है, और तीसरा क्या हो सकता है? फ्यूज, ठीक है। 3 आप इसको लिख सकते हो, इनमें से कोई से 2 लिख दीजिए। अब भूसंपर्क तार क्या होती है? जो अर्थिंग की तार होती है, इसका काम क्या होता है? जो विद्युत साधित्र धातु के आवरण वाले होते हैं उनको संपर्कित कराना आवश्यक होता है, ठीक है ना। और ये तार जो है विद्युत साधित्र के बाह्य आवरण के साथ संपर्क में रहती है। अगर कोई किसी प्रकार की त्रुटि जो है किसी उपकरण में आ जाए तो व्यक्ति को करंट लगने से दुर्घटना
नहीं होती। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो ये सारा चार्ज है इसको भूसंपर्क द्वारा पृथ्वी में पहुंचा देता है। एक, अब दूसरा फ्यूज ले लेते हैं। फ्यूज क्या काम करता है? किसी भी कारण से, एक तो फ्यूज कैसा होता है? पतले तार का होता है, इसका गलनांक भी बहुत कम होता है। अगर ओवरलोडिंग के कारण या शॉर्ट सर्किट के कारण अगर वहां पर धार जो करंट है वो ज्यादा आ जाए तो ये पिघल जाता है और सर्किट में इलेक्ट्रिक प्रवाह, जो प्रवाह है विद्युत का प्रवाह, बंद कर देता है, जिससे जो है नुकसान होने से बच जाता है। अब देखो यहाँ लिख भी दिया, भूसंपर्क तार का कार्य विद्युत परिपथ में किसी दोष के कारण विद्युन्मय तार यानी करंट वाली जो तार होती है साधित्र में धातु के संपर्क में आ जाता है, तो भूसंपर्क तार के कारण विद्युत धारा का प्रवाह पृथ्वी की ओर देने लगती है, जिसके कारण साधित्र का प्रयोग करने वाले धित्र है ये, का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को विद्युत शॉक नहीं लगता। ठीक है? और फ्यूज क्या काम करता है? फ्यूज का काम होता है कि ऐसा तार जिसका गलनांक कम होता है तो जो है काम क्या करता है ये, या अतिभारण के कारण, ओवरलोडिंग के कारण परिपथ में उच्च धारा प्रवाहित होती है, जो फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है, फलस्वरूप परिपथ टूट जाता है और धारा प्रवाह रुक जाता है। इससे विद्युत साधित्र खराब होने से बच जाते हैं। ठीक है? लिख दिया, वर्किंग ऑन अर्थ वायर इट एक्ट्स एज ए सेफ्टी डिवाइस whenever there is a leakage of electric current in the metallic body of an electric appliances like an electric iron, toaster, etc. By using earth wire, the user does not get a electric shock as it provides a low conducting path for electric current. ठीक है? और इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या काम करता है? कैसी तार बताई मैंने? ये बहुत पतली तार होती है, एलॉय की होती है, लेड या टीन की बनी होती है। ठीक है? जब फ्लो ऑफ हैवी करंट होता है तो क्या करता है? कट ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थस इट सेव्स द इलेक्ट्रिक वायर्स फ्रॉम डैमेजेस। नेक्स्ट ठीक है, ये उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के बीच अंतर स्पष्ट करो। डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। ठीक है? अब आपने ध्यान क्या करना, जो उत्तल दर्पण होता है ये बीच से जो है बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है और अवतल दर्पण अंदर की तरफ धसा हुआ आता है। ठीक है? उत्तल दर्पण जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण केवल सीधा प्रतिबिंब बनाएगा और अवतल दर्पण जो है सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाएगा। क्योंकि वो केवल आभासी बनाता था इसलिए वो सीधा बनाता है, ये आभासी और वास्तविक बनाता है इससे उल्टा सीधा दोनों बनाता है। स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें क्या है, वस्तु जो उत्तल दर्पण है प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनता है हमेशा, और अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब छोटा बड़ा या वस्तु के आकार को बनाता है। ठीक है? तीनों प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं इसमें, ध्यान रहेगा ना। ये यहाँ लिख भी दिया है, इसको आप पढ़ें, याद करें। ठीक है? अपनी कॉपी पर नोट करें ताकि आप वार्षिक परीक्षाओं के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। ठीक है ना? नेक्स्ट पोर्शन है दर्पण सूत्र लिखिए। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है ना? आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है? क्या होती है ये? प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v बोलते हैं और वस्तु की दूरी को u बोलते हैं। ठीक है? और f क्या होता है? फोकस दूरी। f क्या होती है? फोकस दूरी। आपने ये भूलना नहीं है, आसान सी बात है बिल्कुल। ठीक है ना? ये ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्शन है उसकी, और ये फोकस दूरी। ठीक है ना? इसका एक पार्ट और है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता बताइए। यानी कि f कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। f कितना है? 2 मीटर। हमने निकालना क्या है? इसकी पावर। पावर क्या होती है? 1/f। अब यहाँ पर -2 है क्योंकि ये क्या है? अवतल लेंस है, तो 1/-2 कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा? -0.5 डायोप्टर। बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर अवतल है, ये माइनस इसलिए लगाना पड़ता है, ये आपको बस ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है? देखिए इसमें दर्पण परिपाटी में क्या ध्यान रखते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या ध्यान रखना, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां
दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मान लो ये हमारे पास लेंस है, पहले हम बना लेते हैं, पहले इसका एक फिगर ही बना लेते हैं। लीजिए ये दर्पण है, ठीक है ना। इस दर्पण से क्या बताया हमने, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है एक्स, एक्स और एक्स डैश, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां ध्रुव यानी कि यहाँ पी से मापी जाती हैं। पहली बात ये होगी, ठीक है ना। दूसरी बात क्या होगी, दर्पण को, जो वस्तु है दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, इस तरफ रखी जाएगी वस्तु, ये लगी हुई है, ठीक है। समझ में आ गई बात, कहाँ रखी जाएगी वस्तु, बाईं ओर। आपतित प्रकाश की जो दिशा है उसमें सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, ठीक है। आपतित प्रकाश की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक मानी जाएंगी जो इधर को चलेंगी, ठीक। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी, जो इधर से वापस मापी जाएंगी वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। और जैसे आपने वो ग्राफ पे काम करते हैं, ये अगर ये जीरो मानते हैं तो इधर प्लस वाले होते हैं सारे और इधर माइनस वाले, बस आपने ये ध्यान रखना है हमेशा। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, जो यहां से इस लाइन से ऊपर की तरफ जो दूरियां मापेंगे वो प्लस में होंगी और नीचे की तरफ जो मापेंगे वो माइनस में होंगी, ठीक है। बिंब सदैव दर्पण से बाईं ओर रखा जाता है, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, जबकि मूल के बाईं ओर की दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। यहाँ मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मानी गई दूरियां धनात्मक होती हैं और तय मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। अब सेक्शन बी में देखिए, रसायन विज्ञान का पोर्शन है ये। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता को रोकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रिवेंट द रेंसिडिटी इन प्रोडक्ट। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन, कौन सी होती है, नाइट्रोजन। कौन सी है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr गिव्स अस सिल्वर प्लस Br2, उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। व्हाट इज द टाइप ऑफ एबव रिएक्शन। इसमें ब्रेकिंग हो रही है, टूट रही है ना ये देखिए, ये यौगिक है, ये ब्रेक डाउन होकर दो में डिवाइड हो रहा है। उष्माक्षेपी है, उष्माशोषी है, संयोजन है या इनमें से कोई नहीं। कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं, संयोजन तो है ही नहीं है क्योंकि तो टूट रहा है, ठीक है। अब उष्माक्षेपी या उष्माशोषी, ये टूटेगा तब जब इसको उष्मा मिलेगी, जब इसको हीट मिलेगी, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई यौगिक उष्मा प्राप्त करके विघटित होता है, उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए, एक ऐसी अधातु का नाम बताओ जो विद्युत की सुचालक है। नॉन मेटल विच इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट, ध्यान रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट पीट के चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्ध्यता कहलाता है। मेलाबिलिटी क्या होती है, जिसमें उसको हम चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट इज कॉल्ड द मेलाबिलिटी। धातुओं को पीट पीट कर चादरों में रूप में परिवर्तित करने का गुण आघात वर्ध्यता कहलाता है। 15th क्वेश्चन देखिए, यहां पर फिर हमारे पास केस स्टडी का क्वेश्चन है। इसमें अभिकथन दिया है, देखिए HCl अर्चन्योथी आदि जल विलयन जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये एसिड्स होते हैं, शो एसिडिक करैक्टर इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है ना। एक्वस पोजीशन में जो है ये अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। और कारण क्या है कि HCl और HNO3 आदि जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। जितने भी जो हमारे पास एसिड्स होते हैं वो पानी में घुलने के बाद H पॉजिटिव आयन जो है वो बनाते हैं, ठीक है। इसका कारण ये सही है, तो ऑप्शन ए हमारे पास सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या, सही एक्सप्लेनेशन करता है। तो ऑप्शन ए को हमने यहां पर आंसर के रूप में चुना होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, रासायनिक समीकरण सहित एक उदाहरण दीजिए। व्हाट आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक टूट के दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, उसे हम
वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैं कैल्शियम कार्बोनेट का ले लेता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 गर्म करने पर क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने आपको? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। Those chemical reactions in which a single reactant breaks down into two or more simple products are called decomposition reactions. Okay? Those chemical reactions in which a single reactant breaks down into two or more simple products are called decomposition reactions. Example मैंने आपको यहाँ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। धावन सोडे का सूत्र क्या है? क्या होता है धावन सोडे का सूत्र? Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, इसके यूजेस क्या हैं? इसको आप अपने हिसाब से लिखेंगे। इसको कांच उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल साबुन उद्योग में किया जाता है, इसका इस्तेमाल कागज उद्योग में किया जाता है, इसका इस्तेमाल जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? इट यूजेस इन पेपर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, ठीक है ना, और सोप इंडस्ट्री, एंड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। अगले में देखिए, तीन विलयन दिए गए हैं। जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान 0, 7 और 14 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन क्या होगा? द सॉल्यूशंस ए बी सी व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज पीएच वैल्यू एज 0, 7 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। विच सोल्यूशन इज? उदासीन कौन सा होगा? जिसकी पीएच वैल्यू 7 है। ठीक है, और क्षारीय कौन सा होगा? एल्कलाइन कौन सा होगा? जिसकी पीएच वैल्यू 14 है। और एसिडिक कौन सा होगा? जिसकी पीएच वैल्यू 0 है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये। अगला देखिए, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप की जो आयरन की है, हमने क्या करना है? को भाप के साथ, आयरन को भाप के साथ क्या अभिक्रिया बनती है वो बताना है। देखिए, आयरन क्या होता है? Fe। ठीक है, आयरन क्या होता है? Fe। भाप को क्या लेते हैं हम? वाटर। अब यहाँ जगह मैंने इसलिए छोड़ी है ताकि इसको बैलेंस किया जा सके। एरो लगाया, क्या बनेगा इसका? फेरक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। अब इसको बैलेंस करना है। देखिए, यहाँ Fe3 है और यहाँ पर हमारे पास आयरन एक ही है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ सिंगल ऑक्सीजन है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर हो जाएंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन 8 हो गए, तो यहाँ पर भी हम 4 लगा देंगे तो हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी। अगला देखिए, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया। जल क्या, कैल्शियम क्या होता है? Ca, और जल क्या है? H2O। ठीक है, क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अब इसको बैलेंस करना है। देखिए, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H2, H2 ये हो गया, H2 हो गया, H2 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए। यहाँ पर भी हम 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गई है। अगला देखिए, जल के साथ पोटाशियम की अभिक्रिया। पोटाशियम की अभिक्रिया में क्या आएगा? पोटाशियम क्या होता है? K। जल क्या है? H2O। गिव्स अस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस H2। अब यहाँ हाइड्रोजन 3 हो गए, यहाँ पर 2 हैं, 3 और 2 की कोई हिसाब नहीं रहेगा। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो गए। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन 2 इधर है, 2 इधर है, पोटाशियम इधर 2 है, इधर 1 ही है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिज और अयस्क में 3 अंतर बताओ। अब खनिज और अयस्क क्या होते हैं? खनिज क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें धातु उनके यौगिकों से आसानी से प्राप्त होती हैं, वो खनिज कहलाते हैं। खनिजों में धातु कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है ना? खनिज अयस्क नहीं होते, ये भी आपने ध्यान रखना है। और जबकि अयस्कों में क्या है? वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त करना सरल तथा आसान हो, उन्हें अयस्क कहते हैं। अयस्कों में धातु की मात्रा अधिक होती है और सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या बताया? सभी खनिज अयस्क नहीं है, जबकि सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है, ये संरक्षण नहीं है, लिखना है। साइक्लोपेंटेन, देखिए क्या है साइक्लोपेंटेन? C5H10। अब देखिए C और एक C यहाँ आ गया। ठीक है, ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन बन गया।
ठीक, और सबके हमने यहाँ दो दो हाइड्रोजन लगाने हैं। बिंदु संरचना बनाने का भी यही एक आसान तरीका है। आप पहले इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन बना लीजिए और बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद हम इसको डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करना है। अब यहाँ पर आपने एक सिंगल कार्बन लिया और यहाँ पर एक डॉट, यहाँ पर एक डॉट, ये हाइड्रोजन थी इसके साथ, इसका सर्कल पूरा किया, डॉट लगाया, हाइड्रोजन का ये सर्कल पूरा कर दिया। ठीक है, अब इस कार्बन के यहाँ पर एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, चार डॉट हो गए कार्बन के यहाँ पूरे, और ये वाला डॉट इस दूसरे कार्बन के डॉट के साथ यहाँ संपर्क करेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, और इस कार्बन का एक डॉट इधर है, एक डॉट इधर है, एक डॉट इधर है, ये वाला डॉट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला डॉट हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब इसके कार्बन के 8 पूरे कर देते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसका यहाँ पर ये सर्कल, सर्कल टेढ़ा भी हो सकता है, ये आपने ध्यान रखना है, इससे परेशान नहीं होना है। बस ये ध्यान रखना है कि दूसरा इसके अंदर और कोई एंटर ना कर जाए। ठीक, अब ये डॉट है, दूसरा इस कार्बन का डॉट आ जाएगा यहाँ पर, इस कार्बन के 4, 2 2 4 2 6 2 8 ये पूरे कर लेते हैं, और ये इसका सर्कल यहाँ पर ये पूरा हो गया। ठीक, अब इस कार्बन के देखिए एक डॉट इधर आया, ये क्रॉस आया, ये हाइड्रोजन के लिए बन गया, ये डॉट आया, ये क्रॉस आया, ये हाइड्रोजन के लिए बन गया, और इसका एक डॉट इधर आ गया। नेक्स्ट कार्बन हमने यहां पर लेनी, इसका डॉट इधर आना है, इसका डॉट इधर आना है, इसका डॉट इधर आना। अब इसके 8 जो है वो यहां पर हमारे पास ये कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसका देखिए एक डॉट इधर लगाया, ये क्रॉस लगाया, ये हाइड्रोजन लगा दिया, और इसका एक डॉट इधर, एक क्रॉस, ये हाइड्रोजन लगाया, ये इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसके दो देखिए, इसके यहाँ पर पूरे करने हमने 2 2 4 2 6 2 8। आप देख रहे होंगे हर सर्कल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। अब इस कार्बन के देखिए एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ हमारा पास बॉन्डिंग बना लेगा, ये बाहर चला गया था, इसको अंदर कर दिया मैंने, और एक यहाँ पर। ठीक है, और ये इस प्रकार हमारे पास ये जो सिलेबस में है, मैंने वहां पे यहाँ एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है, वहां पर भी हमने सॉल्व किए हुए हैं। तो इस प्रकार ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन का डॉट स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रयोग द्वारा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर बताइए। अब देखिए यहाँ पर हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अंतर करने के लिए कुछ हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट करते हैं, एक Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट करेंगे, एक लिटमस पेपर का टेस्ट करते हैं। ठीक, एक हम KMnO4 टेस्ट करते हैं। ठीक, अब देखो अल्कोहल में क्या होता है, जब अल्कोहल में हम सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई क्रिया नहीं होती। जबकि सोडियम कार्बोनेट में अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया कराएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, कौन सी गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लिटमस पेपर का ये अल्कोहल का है, लिख देता हूं यहां, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, अब आपने क्या ध्यान करना, सोडियम कार्बोनेट के जो टेस्ट हैं अल्कोहल पे कोई इफेक्ट नहीं करते, और कार्बोक्सिलिक एसिड पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। जो लिटमस टेस्ट है वो अल्कोहल पर कोई इफेक्ट नहीं करता, कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि ये यहाँ क्या होगा, नीला जो लिटमस है वो लाल हो जाता है। नीला लिटमस क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अब जो KMnO4 है वो अल्कोहल के साथ मिलके गुलाबी रंग को जो है वो खत्म कर देता है, पिंक कलर है वो डिसअपियर कर देता है। ठीक है, पिंक कलर को क्या कर देगा? डिसअपियर कर देगा, और इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी क्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड जो है KMnO4 के साथ नहीं कर। ठीक है, ध्यान करना आपको, 3 इसके अंदर टेस्ट करके हम इजीली इनका डिफरेंस बता सकते हैं। अब इसके अथवा में प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के नाम बताओ। यहाँ कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3, कितने कार्बन है? 3, 3 में क्या आता है? प्रोप, क्या आएगा? प्रोप। ये
ओ ओ एच लगा हुआ तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा ये, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक एसिड। इसमें देखो 1 2 3, यहाँ भी प्रोप है और यहाँ ओ एच लगा है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोल। ठीक है, ये क्या बन गया, प्रोपेनोल, वो प्रोपेनोइक एसिड और ये प्रोपेनोल। अगला देखिए, निम्नलिखित की संरचना बनाइए। हमने क्या बनाना है यहाँ पे, एथेनोइक। एथेनोइक में क्या होगा, इथ में 2 कार्बन होंगे, ओइक में क्या लग जाएगा, ओ ओ एच। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सी एच थ्री सी ओ ओ एच। क्या आ जाएगा, सी एच थ्री सी ओ ओ एच। ठीक, अगर इसको भी हमने ब्रेक डाउन करना तो कैसे कर सकते हैं, देखिए सी, ये एच, ये एच, ये एच, ये सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच। ठीक है, अगला क्या है, हेक्सेनल। हेक्सेनल में क्या आएगा, सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखा, हेक्स में कितने कार्बन होते हैं, 6। कितने कार्बन होंगे, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, अब 6 कार्बन है, हेक्सेनल कौन सा लगेगा, एल्डिहाइडिक, यानी कि डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच। अब इसके हाइड्रोजन यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या बन गया हमारे पास, हेक्सेनल। के बाद तीसरा कौन सा बोला इन्होंने, ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन, ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 4। ब्यूट में कितने कार्बन लगेंगे, 4। ब्यूटेनोन, अब ब्यूटेनोन में हमने इधर से लो चाहे इधर से लो, ये कीटोनिक ग्रुप लगाना है, या इस कार्बन पे लगा सकते हैं, इस पर भी लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, और जिस पे डबल बॉन्ड ओ लगा वहां पे हाइड्रोजन नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी बॉन्ड जो है वो 4 पूरी हो जाती है। तो ये क्या बन गया, ब्यूटेनोन। क्या बन गया ये, ब्यूटेनोन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये। सेक्शन सी, बायोलॉजी, जीव विज्ञान का ये भाग है। प्रश्न है, मानव मादा में लैंगिक गुणसूत्र हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल्स इज, कैसे होते हैं इनके अंदर, ये समयुग्मी होते हैं। ठीक है ना, कौन से होते हैं, समयुग्मी, यानी कि एक्स एक्स, दो ही प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। महिलाओं में एक्स एक्स होते हैं, पुरुष में एक्स वाई होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर ए यहाँ पर सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन, घास, गेहूं, आम। बिल्कुल गलत है ये। अगला देखिए, घास, बकरी, मानव। घास को बकरी खा सकती है और बकरी को मानव खा सकता है। बकरी, गाय और हाथी, बकरी बकरी को गाय नहीं खाती, ये गलत है। घास, मछली, घास को तो मछली खा सकती है पर मछली बकरी मछली को नहीं खा सकती। ठीक है ना, बकरी जो है मछली को नहीं खा सकती, कौन सी ठीक होगी, तो बी है वो आहार श्रृंखला बनती है। ठीक है, अगला देखिए, पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली परत का नाम है डैश प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, कौन बचाती है, ओजोन लेयर। कौन बचाती है, ओजोन लेयर, ओजोन परत, जिसको हम O3 के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, OZONE, ओन लेयर भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, ओजोन लेयर। अगला देखिए, कौन सी ग्रंथि हार्मोन एवं एंजाइम दोनों स्रावित करती है, विच एंडोक्राइन ग्लैंड स्टेट्स बोथ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, कौन सी बताइए, अग्नाशय। ठीक है, पैनक्रियाज। अगला देखिए, अब ये केस स्टडी पर आधारित प्रश्न है, आयोडीन नमक युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है, इट इज एडवाइज टू टेक आयोनाइज साल्ट। कारण क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यह हार्मोन प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय को नियंत्रित करता है। आयोडीन इज एसेंशियल टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन विच कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स।
रीजन जो है इसका बिल्कुल सही है, आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन के स्रावण में मदद करता है। तो ऑप्शन ए हमें यहाँ आंसर के रूप में चुनना होगा, जिसमें ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? अब मस्तिष्क की बजाय जो है इसमें बच्चों मेरुरज्जु ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें क्या होता है, शरीर का कोई भी भाग है जहां पे कोई गतिविधि होती है, कोई क्रिया होती है, वहां से किसी भी भाग से जो कहीं पे भी अगर कोई हैपनिंग होती है, उसका मैसेज कहाँ जाता है? मेरुरज्जु में। कहाँ जाता है वो? मेरुरज्जु में। और उतनी ही स्पीड से वहां से जो मैसेज जो है वो संबंधित मांसपेशियों तक, संबंधित अंग तक चला जाता है और अनुक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, देखिए लिख दिया यहाँ पे, प्रतिवर्ती क्रिया को पूर्ण करने में मस्तिष्क की अपेक्षा मेरुरज्जु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शरीर के किसी भी भाग से संदेश तीव्रता से मेरुरज्जु तक पहुंचता है और उतनी ही गति से संदेश संबंधित मांसपेशियों तक पहुंचता है और अनुक्रिया संपन्न हो जाती है। द स्पाइनल कॉर्ड हैज द मेजर रोल देन द ब्रेन इन completion of reflex action. The message of stimulus from any part of the body reach rapidly to the spinal cord and response is transmitted back to the concerned muscles with the same speed and action completes. ठीक है, मस्तिष्क की बजाय किसकी भूमिका ज्यादा बेटर होती है, ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? मेरुरज्जु की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? हाउ इज pollination डिफर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन? अब परागण में क्या होता है? परागण में परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना जो है परागण कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस क्रिया में युग्मनज नहीं बनते, ये भी ध्यान रखना है। यह क्रिया उच्च वर्ग के पौधों में ही होती है। ठीक हो गया। अब इससे अगर उल्टा ले लें, निषेचन क्या होता है? नर और मादा का जो संलयन है वो निषेचन कहलाता है। इस क्रिया में युग्मनज बनते हैं। ठीक है, और ये सभी प्रकार के जीवों में होती है। ठीक है ना, क्या बताया मैंने? ये सभी प्रकार के जीवों में संपन्न होती है। लिख देते हैं इसको एक बार। देखिए यहां लिख दिया है हमने इसको, पराग कोश में परागकणों का वर्तिकाग्र तक पर पहुंचना परागण कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर lobes to stigma is called pollinization. नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड गेमेट्स इज नोन एज इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आप इसको यहां से अच्छे से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इस क्रिया में युग्मनज नहीं बनते। इन दिस इज नॉट फॉर्म्ड। इस क्रिया में युग्मनज बनते हैं। यह क्रिया उच्च वर्ग के पौधों में होती है। यह क्रिया उच्च वर्ग के पौधों और जंतुओं दोनों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मादा जनन तंत्र का चित्र बनाओ। इस प्रश्न को आप स्वयं भी देख के चित्र बनाने का काम है, स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली? अब आपको मैं पहले समझाता हूँ, मेंडल ने क्या करा, प्रकार के पौधे चुने। कैसे चुने उन्होंने? प्रकार के पौधे। एक तो ऐसे पौधे चुने जिसके बीज सारे हरे थे। ठीक, और दूसरा पौधा उन्होंने ऐसा चुना जिसके बीज दार और पीले थे। कैसे थे? झुर्रीदार और पीले। अब इन दोनों का इन्होंने संकरण करवाया, क्रॉसिंग करवाई दोनों की। जब इनकी क्रॉसिंग करवाई, उनको सभी जो बीज थे और ठीक कैसे मिले उनको? सारे और पीले। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए इनको क्या लिखा कि उनको राउंड है, और जो हरे थे या पीले थे उनको कैपिटल वाई से शो। अब जो कैपिटल वाई से शो करा, हरों को इन्होंने स्मॉल वाई से शो किया और झुर्रीदार को इन्होंने आर से शो। F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी में इनको कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई।
ठीक है। अब क्योंकि जो ये अप्रभावी लक्षण है वो छोटे, ये बीज कैसे थे सारे के सारे, और पीले, कैसे थे ये, और पीले। अब इससे इनको क्या पता चला कि बीज या तो सारे गोल है या सारे पीले हैं, और गोल और पीलापन इनका प्रभावी लक्षण है। ठीक है। और जो झुर्रीदार है और हरा है इनका वो अप्रभावी लक्षण है। इससे क्या हुआ कि इन्होंने F1 पीढ़ी का दोबारा संकरण कराया, और जो इनको F2 पीढ़ी मिली में गोल पीले रंग के जो बीज थे उनको साथ साथ गोल हरे रंग के बीज भी इनको प्राप्त होते हैं। ठीक है। इससे क्या हुआ, इस जो झुर्रीदार और हरे रंग के बीज थे उनके साथ झुर्रीदार पीले बीज भी पैदा हुए। ठीक है ना। इस प्रकार पौधों में जो प्राप्त लक्षण थे, नया संयोजन यह प्रदर्शित करता था कि लक्षण है वो तंत्र रूप वंशानुगत है ना, या तो पीलापन पूरा जाएगा या हरापन पूरा जाएगा, या पूरा बीज गोल होगा या पूरा बीज। ठीक है। मैं एक बार लिख भी देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ये प्रकार के इनको पौधे प्राप्त होंगे। एक बार हम उनका चार्ट भी बना, ठीक है। जैसे यहाँ आर और स्मॉल आर, और यहाँ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, जब इनका संकरण करवाया तो उसके बाद उनको यहाँ लिख लेते हैं, देखो जैसे आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। अब इनका इन्होंने संकरण कराया किसके साथ, इसी प्रकार के पौधे थे वो भी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये F1 पीढ़ी के थे। अब किस प्रकार के बनेंगे इसका टेबल बनाते हैं, देखिए। अब टेबल में हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको कैपिटल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पर भी इसी प्रकार का, तो हमारे पास टेबल बन जाएगा। इस प्रकार के हमारे को यहाँ पर पौधे प्राप्त होने। ठीक है। अब देखिए इन दोनों का संकरण हुआ तो क्या हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों। ठीक है। कैसे पौधे हो गए ये, और पीले। ठीक। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल आर दोनों आर कैपिटल हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये भी गोल पौधे और गोल और पीले बीज होंगे। ठीक है। यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर ये अप्रभावी लक्षण है, कैपिटल वाई ये भी गोल पीले हो गए, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी गोल पीले हो गए। क्या, उसके बाद देखिए कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर हमारे पास आ जाए कैपिटल आर स्मॉल वाई, और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, कैपिटल आर और आर स्मॉल वाई। है। अब आपने यहाँ ध्यान रखना है कि इस प्रकार के बनेंगे, स्मॉल वाई हरे रंग से है और ये हरे और गोल हो गए। ठीक है। अब यहाँ देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ आ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ स्मॉल आर और ये स्मॉल। ठीक है। ये सबसे पहले तो इसको ध्यान करते हैं ये कैसे हो गए हमारे पास। सबसे लास्ट कौन से आ गए, ये चूड़ीदार, और छोटे भाई को क्या कहा था, हरे। कैसे आ गए हमारे पास, एक पौधा कैसा आया, चूड़ीदार और हरे। ठीक। अब आप इसकी 3, ठीक है, और ये भी 4, अब इनको आप 5, या आप यहाँ चुन सकते हो कि कौन कौन से हमारे पास गोल और पीले हो गए। ठीक है। चलिए हमारे पास यहाँ 16 है। ठीक है। इन 16 में हमारे पास 9 जो हैं गोल पीले हो गए, और 3 जो है गोल हरे हो गए, एक हमारे पास झुर्रीदार हरा हो गया, और 3 जो हैं झुर्रीदार पीले हो गए। ठीक है ना। तो अनुपात क्या बन जाएगा हमारे पास, 9:3 और 3:1। समझ में आ गया आपको। अब आपने क्या ध्यान करना, 9 कैसे बन गए हमारे पास यहाँ, आपने क्या ध्यान रखना, जो कैपिटल आर है पौधे को शो करता है, कैपिटल वाई जो है पीले बीज को शो करता है, और जो स्मॉल होंगे
वहां पर झुर्रीदार और स्मॉल वाई जो है हरे को। यहाँ पर देखिए ये चारों के चार पहले वाले में कैसे हो गए, गोल पीले, ये भी गोल पीला हो गया, ये गोल हरा हो गया, यहाँ स्मॉल वाई है, ये गोल पीला हो गया, ये गोल हरा हो गया, ये गोल पीला, ये गोल पीला, ये गोल झुर्रीदार जो है पीला हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो गया ये झुर्रीदार पीला। और ये कैसा हो गया झुर्रीदार पीला, इसमें भी वाई कैपिटल है। ये कैसा हो गया हमारे पास पीला, और ये कैसे होगा गोल हरा, ठीक है ना। और ये कैसा होगा झुर्रीदार पीला। हमारे पास 9:3:3:1 का जो अनुपात यहाँ बन जाएगा। ठीक है ना। एक बार लिख भी देता हूँ सारे को, इसी प्रकार आपने इसको लर्न भी करना है। देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया है, मेंडल ने मटर का एक ऐसा पौधा चुना जिसके गोल हरे रंग के बीज थे, और दूसरा पौधा जिसके बीज झुर्रीदार और पीले थे। इन दोनों का संकरण कराया। F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो हैं, ये जो उनके बीज थे वो गोल और पीले थे। इससे पता चला कि बीजों में गोल व पीला रंग प्रभावी लक्षण है, झुर्रीदार व हरा जो है अप्रभावी लक्षण है। इसके पश्चात F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का संकरण कराया और उसे F2 पीढ़ी में नए गुणों का संयोजन प्राप्त हुआ। F2 पीढ़ी में उसे गोल पीले रंग के बीज के पौधे और उनके साथ साथ गोल हरे रंग के बीज के पौधे प्राप्त हुए। इसी प्रकार झुर्रीदार थे और हरे रंग के बीज वाले पौधों के साथ साथ झुर्रीदार और पीले रंग के बीज प्राप्त होते। इसमें कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं है कि आधा बीज गोल हो गया, आधा झुर्रीदार हो गया, आधा पीला हो गया, आधा हरा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि लक्षण जो है स्वतंत्र रूप से वंशानुगत। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है, आप इसको एक बार पढ़ें और इसको याद करें। ठीक है। अथवा में इसके नीले फूल वाले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकरण एक सफेद फूल वाले पौधे से कराया। ठीक है, अब आंसर क्या देना है। प्रथम संतति के फूलों का रंग कैसा होगा। A blue colored flowering plant was crossed with the white colored flowering plant. What will be the color of the flowers in F1 generation? अब यहाँ पर आपने कैसे शो करना है इसको। जैसे मान लीजिए ब्लू हम इसको बी से कैपिटल बी से शो करते हैं और वाइट को हम डब्ल्यू से शो। जब इनका हम संकरण कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा बी डब्ल्यू। ठीक है ना। इस प्रकार की हमारे पास संतति बन जाएगी। और जब इनका सेल्फ पॉलिनाइजेशन कराएंगे तो क्या होगा, जैसे टेबल ऊपर बनाया था वैसे ही बना लेते हैं। मान लो कैपिटल बी और ये डब्ल्यू, यहाँ पर फिर कैपिटल बी और ये डब्ल्यू। पहली में क्या हो जाएगा बी बी बी, दोनों कैपिटल बी आ जाएंगे, यानी कि सारे पौधे ब्लू हो गए, ये सारे फूल बी आ जाए ब्लू आ जाएंगे। ये बी डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पर भी सारे पौधे जो हैं वो ब्लू आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हो गया बी डब्ल्यू, ये भी सारे ब्लू आ गए हमारे पास। ठीक, और ये डब्ल्यू डब्ल्यू, बस यहाँ पर ये क्या आ जाएंगे वाइट। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास 3:1 के अनुपात में हमें यहाँ पर और वाइट पौधे मिलेंगे। अब इन सभी जो पौधे हैं इनका F1 पीढ़ी के सभी पौधे जो यहाँ पर प्राप्त हुए थे उनका रंग हमारे पास नीला होगा। और जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराएंगे में जो है एक पौधा जो है हमारे पास सफेद होगा। अब कितने प्रतिशत, अब जैसे सेकंड में इन्होंने पूछा है दूसरी संतति में संपरागण स्वपरागण है, ये स्वपरागण द्वारा प्राप्त फूलों का प्रतिशत कितना होगा। टोटल 4 पौधे थे, 4 में से एक पौधा जो है वो वाइट था, हम कट करें तो क्या होगा 25% जो है 25% पौधे वो सफेद वाले, है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों चित्र बनाने का काम है, ये आप अपने आप स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाओं को लिखिए। डिस्क्राइब द वेरियस इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या होता है इस प्रक्रम में, सबसे पहले क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट होती हैं वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, मिट्टी से खनिज लवण लेते हैं, जल लेते हैं और सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है ये, प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्या करता है क्लोरोफिल, सूर्य की जो ऊर्जा है उसको अवशोषित करता है और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अब जो पानी के जो
वो मॉलिक्यूल्स हैं, जल जल के जो अणु हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट्स में अपघटित हो जाती है। ठीक है ना। ये सारी प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान संपन्न होती है। ठीक है। यहाँ लिख दिया, वह प्रक्रम जिसमें हरे पौधे वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से खनिज लवण एवं जल लेकर सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस दौरान क्या घटनाएं होती हैं? अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स टेक CO2, यहाँ पर CO2 है ये, from air, water and minerals from soil and prepare their own food in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में अपघटित अपचयन जो इनका हो जाता है। ठीक है। आपने इतना ही इसमें लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य का नामांकित चित्र बनाइए। लेवल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखिए, वैसे ये क्वेश्चन आप स्वयं भी कर सकते हैं, आप इसको स्वयं बनाएं। ठीक है। इनकी एरोज और इनकी नेमिंग आप स्वयं करेंगे। ठीक। पाचन क्रिया में लार एवं पित्त रस के कार्य क्या क्या हैं? लार में क्या कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। ये काम क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में बदलता है। क्या काम करता है? स्टार्च को शर्करा में बदलता है। लार भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करती है। दो बातें बहुत है। और पित्तरस में क्या होता है? अग्नाशय से उपस्थित एंजाइमों की क्रिया से पित्तरस जो का माध्यम जो है वो क्षारीय बन जाता है। कैसा हो जाता है वो? क्षारीय। और दूसरा काम क्या होता है यहाँ पे? इमल्सीकरण का। क्या काम होता है यहाँ पे? इमल्सीकरण का। यह वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित करने का काम भी करती है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। लार भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारता है। और पितरस में क्या बताया मैंने? अग्नाशय से में उपस्थित जो एंजाइमों की क्रिया से पितरस का माध्यम क्षारीय बन जाता है और यहाँ वसा के बड़े अणुओं को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिसे इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आशा करता हूं आप इससे लाभ उठा के अपने वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।